आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 कक्षा 9 विषय गणित। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझने से पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं। प्राकृत संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और हर संख्या में एक जोड़ते जाइए, उससे अगली संख्या आ जाती है। एक में एक जोड़िए 2 आया, 2 में एक जोड़िए 3 आएगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। ऐसे ही जितनी आप चाहें उतनी संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या एक ही रहेगी और सबसे बड़ी संख्या आप प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें एक जोड़ दें। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या एक है। अगर हम इसे 0 से प्रारंभ करें, फिर इसमें एक जोड़ें, फिर इसमें एक जोड़ें, ऐसे फिर से संख्याएं आ जाएंगी, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में केवल अंतर इतना है कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या एक होती है और पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 0 होती है। और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप देख रहे हैं ये 1 से शुरू हो रही है, ये सब इसके अंदर मौजूद है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम n से लिखते हैं। कहीं अगर n लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह। पूर्ण संख्याओं को हम w से लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि n मतलब नेचुरल नंबर और w मतलब होल नंबर। होल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसको w से लिखते हैं। इसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसको n से लिखते हैं। फिर आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, इसलिए हम इसे i से लिखते हैं। और कहीं कहीं इसका i की जगह हम z का भी प्रयोग करते हैं। कहीं लिखा है, आप समझ जाइए कि ये आपकी पूर्णांकों के बारे में बात है। अब सवाल ये उठता है पूर्णांक क्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमने आपको समझा दी। अगर आपके पास पूर्ण संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, यानी 1 2 3 के साथ -1 -2 -3 -4 और जितनी भी होती है सब माइनस में भी है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ में भी अगर संख्याएं हैं, तो ये संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं शून्य तीनों हैं, ये कहलाती हैं पूर्णांक। और आप देख रहे हैं कि पूर्णांकों के अंदर पूर्ण संख्याएं भी आ गई हैं और पूर्णांकों के अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी आ गई हैं। यानी पूर्णांक एक ऐसा थैला है जिसमें पूर्ण संख्या भी रखी है और प्राकृतिक संख्या भी रखी है, और पूर्ण संख्या एक ऐसा थैला है जिसमें प्राकृतिक संख्या रखी हुई है। अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी। संख्या रेखा पर मध्य बिंदु में हम 0 लिखते हैं और सीधे हाथ की तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, और उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं -1 -2 -3 -4। ये संख्या रेखा कहलाती है। अब हम इस पर विचार करते हैं कि 0 1 2 संख्या रेखा, 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5, क्या 0 और 1 के बीच में भी कोई संख्याएं हैं? क्या 1 और 2 के मध्य भी संख्याएं हैं? चेक कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 2 और 3 के मध्य ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। 2 और 3 को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 5/2। यानी हमने, और देखते हैं, ये छोड़िए, ऐसा करते हैं कि 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, या 7 और 8 को जोड़ लेते हैं और उसे 2 से भाग कर लेते हैं, 15/2। तो 2 और 3 को जोड़कर जब 2 से भाग किया तो जो संख्या आई, इसे हम लिखेंगे 2.5। भाग करके देख लेंगे 2 से 5 को, तो ये 2.5 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, यानी 2 से ज्यादा है 3 से कम है। इसका मतलब 2 और 3 के बीच अगर कोई स्थिति है तो वहां पर 2.5 संख्या होगी। इस 2.5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5/2, जैसे कि हमने दिखाया कि 2 से 5/2, यानी एक अंश है और एक हर है। इस प्रकार दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के बीच में हम एक संख्या निकाल सकते हैं, और वो तरीका है दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या इसके अलावा भी और संख्याएं दो संख्याओं के बीच में हो सकती हैं? तो देखते हैं, 2 और 3 के बीच में एक संख्या 5/2 आ गई थी। अब ऐसा करते हैं 5/2 और 3 के बीच में देखते हैं, ये है 3 और ये कितना है? 5/2। अब आप ऐसा करिए, 3 और 5/2 को जोड़िए और उसे 2 से भाग कर दीजिए। ये कैसे हल होगा? ये होगा 3 प्लस 2.5/2, ये कितना आ गया आपके पास? 5.5/2। दशमलव हटाकर एक जीरो लगा लीजिए तो ये आ जाएगा 55/20। इसे 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो हम देख रहे हैं कि 5/2 और 3 के बीच में हमने एक संख्या और प्राप्त कर ली।
और वो संख्या कौन सी है? 11/4। इस तरह से हम 11/4 और 5/2 के बीच में भी एक संख्या निकाल सकते हैं, 11/4 और 3 के बीच में भी निकाल सकते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये प्रक्रिया तो अनंत काल तक चलती रही। दो संख्याओं को लीजिए, उन्हें जोड़िए, 2 से भाग करिए, फिर दो संख्या लीजिए, उन्हें जोड़िए, फिर 2 से भाग करिए। इसका अर्थ ये हुआ कि दो संख्याओं जो पूर्णांक है, उन पूर्णांकों के मध्य अनंत संख्याएं स्थित हो सकती हैं, और वो संख्याएं प्राप्त करने का तरीका ये है कि हम दोनों को जोड़ें और 2 से भाग करें। एक तरीका और है मेरे पास, अगर मैं 2 और 3 के मध्य संख्याएं ज्ञात करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों के बटे में 1 लिख लेता हूँ। ये मेरे पास अधिकार है, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा जा सके। इन्हें मैं गुणा कर देता हूँ 5 से। अंश और हर दोनों को गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नियम है। कोई भिन्न है आपके पास, मैं अंश और हर आप दोनों से एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं। यहाँ भी मैं अंश और हर को 5 से गुणा कर लेता हूँ। ये कितना आ गया? 10/5। और ये कितना आ गया? 15/5। ये तो हम बता चुके हैं कि दो संख्याओं के बीच में संख्याएं हो सकती हैं और वो बटे में होंगी। सवाल ये उठता है, ये कितनी हो सकती है? तो हम देख रहे हैं कि 10/5 और 15/5 ये 2 और 3 का ही एक रूप है। तो 10 और 15 के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, 15/5। 15/5 तक आप पहुंच गए। तो यानी 11/5 से लेकर और 14/5 तक की जो संख्याएं हैं वो 10/5 और 15/5 के बीच में होंगी। और 10/5 और 15/5 क्या है? 2 और 3। जब हमने इसको 5 से गुणा भाग किया, अगर हम इसको गुणा 10 से कर दें या 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो हमारे पास एक नई संख्या आ जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि दो पूर्णांकों के बीच में अनंत संख्याएं स्थित होती हैं। और वो संख्या प्राप्त करने का तरीका है कि आप दो संख्याओं को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। दूसरा तरीका हमने ये बताया। इन संख्याओं को नाम दिया गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का अर्थ होता है रैशनल नंबर्स। इंग्लिश में इन्हें रैशनल नंबर। और इसके अलावा एक शब्द होता है क्वोशिएंट। इस क्वोशिएंट शब्द से इन परिमेय संख्याओं का नाम क्यों रखा गया? यानी परिमेय संख्याओं के समूह को हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे। मैं इनकी परिभाषा इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ कि आप किताब से स्वयं अध्ययन करके इनकी परिभाषाएं लिखेंगे तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q ये क्या है? ये पूर्णांक है। और एक शर्त है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। यानी वो दुनिया की सारी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q शून्य नहीं है और p और q पूर्णांक है, वो सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 3/8 या 3/-8 या 7/5 या -7/12। आप देख रहे हैं कि इसका अंश धनात्मक है, हर ऋणात्मक। ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक से बनी है और ये ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक से। और ये जो संख्याएं लिखी हैं ये बटे में लिखी हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि किस रूप में है? p/q के रूप में है, जहां ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं। याद रखें, ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? हर। तो जो संख्याएं बटे में लिखी होती हैं, ये बटे का निशान है, बीच में जो निशान लगा है ये बटे का निशान है, 3/8। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे, जिसमें एक अंश होगा और एक हर होगा, और हर कभी भी शून्य नहीं। यानी अगर आप कहें कि कोई इस प्रकार की संख्या है 3/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं। तो ये क्या होगी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी आपने इतना समझ लिया कि हर संख्या को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं यदि उसका अंश है और उसका हर है और बटे का निशान है, तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनका हर शून्य नहीं हो सकता। दो पूर्णांकों के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं संभव है। यही आपने आज सीखा है।